हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। पिछली क्लास में हमने इशू ऑफ डिबेंचर्स कंप्लीट कर लिया। क्लास 12 टर्म 2 में अब तक हम पार्टनरशिप और डिबेंचर्स ये दोनों टॉपिक कंप्लीट कर लिए। इसका मतलब हमने 20 मार्क्स का टॉपिक कंप्लीट कर लिया। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1, जिसमें हम सीखेंगे कि व्हाट इज मीन्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर इट्स फीचर्स, व्हाट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वी प्रिपेयर्ड एट द टाइम एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में इसकी वेटेज 10 मार्क्स की है। इसमें से 3 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का। ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इसके नोट्स भी आप पिछली क्लासेस की तरह प्रॉपर बनाते हुए चलिए। अपने कॉपी पेन को निकाल के बैठिए ताकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकें। बट आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट, जिन भी लोग बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो तैयार है आप सब? निकालिए कॉपी पेन और मेरे साथ साथ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते हुए चलिए। व्हाट इज मीनिंग बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? बेटा देखो, आपको पता है कि हमने जो क्लास 11th में पढ़ा था वो हमने पढ़ा था प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स दोज ऑर्गेनाइजेशंस हुज मेन मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट्स। उसकी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी सीखी थी, जिसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये 3 पॉइंट सीखे थे। बट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं जो सोसाइटी में सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इनका मेन एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, इनका मेन एम होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना, सोसाइटी में सर्विसेज प्रोवाइड करना। किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करना? हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना, एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करना, एंटरटेनमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये सारे इसके मेन मोटिव्स होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कभी भी प्रॉफिट अर्न नहीं करते, दे आल्सो अर्न द प्रॉफिट्स बाय देयर एक्टिविटीज। बट उस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट ना कह के सरप्लस कहते हैं, जो इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। बट मेन पर्पस क्या है इन ऑर्गेनाइजेशंस का? इन ऑर्गेनाइजेशंस का मेन पर्पस है सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो हमने क्या पढ़ा? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज फॉर्म्ड नॉट टू अर्न प्रॉफिट। इनका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं होता, बट टू रेंडर सर्विसेज टू इट्स मेंबर। ये अपने मेंबर्स और सोसाइटीज को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करें तो इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं? स्कूल्स का मेन पर्पस क्या होता है? एजुकेशन प्रोवाइड करना। पब्लिक हॉस्पिटल्स, इनका मेन पर्पस क्या होता है? हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना। क्लब प्रोवाइडेड स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, जो क्लब्स है कुछ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, कुछ एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। अ लिटरेरी सोसाइटी प्रमोट आर्ट्स एंड कल्चर, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। तो हमने क्या पढ़ा? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज सेटअप टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द सोसाइटी। ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? अगर हम इसके फीचर्स की बात करें कि फीचर्स की क्या होती है, इनकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स होती है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम एनपीओ के नाम से भी जानते हैं, एनपीओ की अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ये अपने मेंबर से हटकर होता है।
इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम देयर मेंबर्स, ये अपने मेंबर से हटकर होता है। सेकंड क्या है, मेन एम इज टू प्रोवाइड सर्विसेज, इसका मेन एम जो होता है वो सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। अब सर्विसेज किस तरीके की, सर्विसेज एजुकेशनल सर्विसेज हो, हेल्थ सर्विसेज हो या रिक्रिएशनल सर्विसेज हो, किसी भी तरह की सोसाइटीज में सर्विसेज प्रोवाइड करना वो इसका मेन मोटिव होता है। थर्ड क्या है, नो प्रॉफिट मोटिव। नो प्रॉफिट मोटिव हम बार बार पढ़ चुके हैं कि एनपीओ का जो मेन पर्पस होता है वो सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। अब फिर वही बात, क्या ये कभी भी प्रॉफिट अर्न नहीं करते, ये प्रॉफिट अर्न करते हैं। दे अर्न द प्रॉफिट बाय देयर एक्टिविटीज, जो इनकी एक्टिविटीज होती है उसमें ये प्रॉफिट अर्न करते हैं, बट उस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट ना कहकर हम उसको सरप्लस कहते हैं। सरप्लस का मतलब क्या होता है, सरप्लस का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहां पे प्रॉफिट का नाम चेंज हो जाएगा, सरप्लस आएगा। ऐसे ही लॉस का नाम भी चेंज हो गए, यहां पे लॉस का नाम क्या होगा, डेफिसिट होगा। और डेफिसिट का मतलब क्या है, डेफिसिट का मतलब है एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। क्लियर, कंफर्म, दोनों पॉइंट समझ में आ गए। फिर इनकी फॉर्म्स किस तरह से होती है, बेसिकली दीज आर सेटअप एज चैरिटेबल ट्रस्ट या क्लब, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। आपने देखा होगा देयर आर सो मेनी सोशल क्लब्स, बहुत सारे सोशल क्लब्स होते हैं या बहुत सारी चैरिटेबल ट्रस्ट होती है जो सोसाइटी में सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एजुकेशनल सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज या रिलीजियस सर्विसेज, ये उस तरह की फॉर्म्स बनती हैं। अगर इनके मेन सोर्स ऑफ इनकम की बात करें तो इनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है वो होता है डोनेशन। ठीक है, सब्सक्रिप्शन फ्रॉम देयर मेंबर्स, अपने मेंबर्स से जो इनकी एनुअल फीस होती है, सब्सक्रिप्शंस, फाइनल असिस्टेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से जो इनको ग्रांट्स मिलती है। ये सारे पॉइंट्स हम धीरे 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 पढ़ेंगे। देखो चैप्टर आज स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो नेचुरल है कुछ नए पॉइंट्स आएंगे। इन नए पॉइंट्स को हम धीरे धीरे जब चैप्टर्स आगे बढ़ेगा एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, तब वहां पे आज सिर्फ इसके मेन इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। अगर हम इसके अकाउंट्स की बात करें, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द एनपीओ। एनपीओ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है एट द एंड ऑफ ईयर, उसमें पहली आती है रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट, सेकंड होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और थर्ड होती है बैलेंस शीट। आपके जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थे वहां पे हम क्या बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। बट एनपीओ में, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये बेसिकली तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है। पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और थर्ड बैलेंस शीट। क्लियर, जैसा मैंने आपको बताया कि ये तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है। अब हमें इन तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या मोटिव होता है, क्या मीनिंग होता है, इसका क्या फॉर्मेट्स होता है, कौन कौन से आइटम्स यहां पर आएंगे, उन सब के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। तो चलिए एक एक करके हम एक एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं और उसका मीनिंग समझते हैं, उसका पर्पस समझते हैं कि उसका क्या मीनिंग हो, क्या पर्पस है। सबसे पहले हमारे पास आता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। व्हाट इज मीन्ड बाय रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट? अगर हम इन शॉर्ट बात करें, इट इज जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैश अकाउंट बनता था ना, विच रिकॉर्ड्स ऑल द कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स, उसी तरीके से आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज नथिंग मोर देन अ समरी ऑफ कैश बुक। ये किसकी समरी है? कैश बुक की समरी है। कैश बुक का मतलब क्या है? कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस ओवर अ सर्टेन पीरियड। पूरे एक साल में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारे कितने कैश ट्रांजेक्शंस हुए उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना। वी कैन से रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल कैश ट्रांजेक्शंस इंक्लूडिंग द बैंक ट्रांजेक्शंस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम।
पूरे एक साल में जहां से भी हमारे पास कैश आया, जहां हमारा कैश गया, उन सबको प्रॉपर नोट करना, प्रॉपर एक सुटेबल हेड्स में क्लासिफाई करना, उसे हम कहते हैं रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट इज आल्सो प्रिपेयर्ड इन टी शेप फॉर्म। ये भी आपका टी शेप फॉर्म में बनता है, जहां पे डेबिट साइड वी रिकॉर्ड ऑल कैश रिसीप्ट्स। जितनी भी हमारी कैश रिसीप्ट्स होती है हम उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, एंड क्रेडिट साइड वी रिकॉर्ड ऑल द कैश पेमेंट्स। और क्रेडिट साइड हम सारी कैश पेमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं। कैश अकाउंट में भी हम यही करते थे, डेबिट साइड वी रिकॉर्ड ऑल द कैश रिसीप्ट्स एंड क्रेडिट साइड वी रिकॉर्ड ऑल द कैश पेमेंट्स। सेम वे में आप रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओगे, जहां पे डेबिट साइड वी रिकॉर्ड ऑल द कैश रिसीप्ट्स एंड क्रेडिट साइड वी रिकॉर्ड ऑल द कैश पेमेंट्स। अब इन्हीं वर्डिंग्स के ऊपर इसकी कुछ फीचर्स आती है, एक एक करके उन फीचर्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज रियल अकाउंट इन नेचर। रियल अकाउंट है, अगर मॉडर्न अप्रोच की बात करें तो इट इज इन असेट्स अकाउंट। अब रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है? रियल अकाउंट का मतलब हमने सीखा था डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमने यही सीखा था कि डेबिट व्हाट कम्स इन मींस डेबिट वी रिकॉर्ड ऑल द कैश रिसीप्ट्स एंड क्रेडिट वी रिकॉर्ड ऑल द कैश पेमेंट्स। क्लियर? पहला पॉइंट क्लियर, इट इज रियल अकाउंट इन नेचर। देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी नॉलेज के लिए। सेकंड, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस सिस्टम। अब कैश बेसिस सिस्टम क्या था? इट इज अ सिस्टम in which we record all the cash transactions, means it is a system in which we record transactions when they are settled in cash, whether they related to current period or not. वो सारे कैश ट्रांजेक्शन्स जो कैश में हुए हो, चाहे वो इस पीरियड से रिलेटेड हो या प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो या नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करते हो, बट जितने भी ट्रांजेक्शन्स कैश में सेटल हुए होंगे उसको हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। अब कैश बेसिस सिस्टम का मतलब क्या है? नो क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शंस को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वी रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शंस, मींस वी रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजेक्शंस व्हिच आर सेटल्ड इन कैश, whether they related to current period or not, चाहे वो करंट पीरियड से बिलोंग करते हो या ना करते हो। इसी पॉइंट के ऊपर आपका ये फोर्थ पॉइंट है कि नो नीड ऑफ एडजस्टमेंट्स फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जब कैश बेसिस पे बनाना है तो ना तो हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री करनी, ना हमें प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री करनी, ना ही एक्रूड इनकम और ना ही एडवांस इनकम, इनकी हमें कोई भी जर्नल एंट्री नहीं करनी। इसी के बेस पे आपका नेक्स्ट पॉइंट भी आता है, नॉन कैश आइटम्स आर इग्नोर्ड। इट डज नॉट रिकॉर्ड नॉन कैश आइटम्स। ये नॉन कैश आइटम्स जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हो गया, इनको रिकॉर्ड नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्या रीजन है? कि इट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस सिस्टम। ये कैश बेसिस सिस्टम पे बनता है, इसलिए यहाँ पे कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन, कोई भी नॉन कैश आइटम्स रिकॉर्ड नहीं होगा। क्लियर? फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रिवेन्यू नेचर आइटम। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कहता है सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन होना चाहिए, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो चाहे वो रिवेन्यू नेचर का हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने असेट्स परचेज किया, पेमेंट कैश में करी, रिकॉर्ड करो। आपने सैलरी पे करी, कैश में पे करी, रिकॉर्ड करो। चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो चाहे वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये कैपिटल नेचर एंड रिवेन्यू नेचर आइटम्स कौन कौन से होते हैं, इसको हम आने वाली क्लासेस में, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इस आइटम्स को डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? अब रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है, इट शोज ओपनिंग कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। जैसे कैश अकाउंट जो स्टार्टिंग में आता है, कैश अकाउंट में सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करते हैं? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसी तरीके से रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी हम डेबिट साइड
कहां से पॉइंट स्टार्ट करेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्यों? क्योंकि ये ओपनिंग कैश होता है और जो इसका क्लोजिंग बैलेंस होता है दैट इज नॉन एज द क्लोजिंग कैश इन हैंड या क्लोजिंग कैश एट बैंक। क्लियर? कंफर्म? अब इसका मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस है कि ये शो करना कितना अमाउंट हमने ड्यूरिंग द ईयर रिसीव्ड किया और कितना अमाउंट हमने अलग अलग जगह पे किया, हमारे कैश की क्या पोजीशन है। ये सारी चीजें हमें रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट से पता लगती है। क्लियर? आपको आई होप क्लियर होगा ये सारा पॉइंट्स। जहां हम इतने पॉइंट्स पढ़ रहे हैं वहां इसकी कुछ कमियां भी है। पहली कमी क्या है? इट इज प्रिपेयर्ड इट डज नॉट फॉलो एक्रूअल बेसिस सिस्टम। ये किसके बेस पे प्रिपेयर होता है? ये प्रिपेयर होता है कैश बेसिस पे। तो कैश ट्रांजेक्शन चाहे जिस भी पीरियड से रिलेटेड हो, अगर इस ईयर हुए तो हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। इट डज नॉट फॉलो द एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट। ये एक्रूअल बेसिस कोई भी ट्रांजेक्शन जो इस पीरियड से रिलेटेड भी हो बट उसको कैश सेटलमेंट नहीं हुआ तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, it does not show whether the non-profit organization is able to meet its day-to-day expense out of income। क्यों? सिर्फ ये आपको क्या बताता है कि आपने कितना कैश रिसीव किया और कितने कैश पेमेंट्स करी। आपको ये बताता ही नहीं है कि पूरे साल में आपकी इनकम कितनी हुई है, पूरे साल में आपके कितने एक्सपेंस है, उसके बारे में डिटेल में नहीं बताता जो इस पीरियड से रिलेट करते हैं। ये सिर्फ कैश इनकम और कैश एक्सपेंस के बारे में बताता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इसकी एक कमी है कि अपने इनकम और एक्सपेंस के बारे में हमें नहीं बताता ताकि हम उसके बारे में आइडिया लगा सके कि बिजनेस को कितना ऑर्गेनाइजेशन को कितना सरप्लस हुआ है या कितना डेफिसिट हुआ है। क्लियर? चलिए इसका फॉर्मेट भी देखते हैं। इसका फॉर्मेट कैसे बनाते हैं? मैंने जैसे आपको बताया इट इज प्रिपेयर्ड इन टी शेप फॉर्म। ये टी शेप फॉर्म में बनता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जिस भी ईयर पे हम बना रहे हैं, जैसे 31 मार्च 2022 जो भी है। डेबिट साइड वी रिकॉर्ड ऑल द कैश रिसीप्ट्स। डेबिट साइड हम क्या करते हैं? जितनी भी हमारी कैश रिसीप्ट्स होती है उसको रिकॉर्ड करते हैं। एंड क्रेडिट साइड वी रिकॉर्ड ऑल द कैश पेमेंट्स। यहाँ पे हमारी जितनी भी कैश पेमेंट्स है उसको रिकॉर्ड करते हैं। हमने अभी पढ़ा इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल नेचर आइटम एंड रिवेन्यू नेचर। ना तो ये कैपिटल नेचर के बारे में डिस्टिंग्विश करता और ना ही रिवेन्यू की, कोई भी हो बस कैश सेटलमेंट होना चाहिए। सबसे पहले हमने लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग कैश एंड ओपनिंग बैलेंस। क्लियर? डेबिट साइड जितनी भी रिसिप्ट्स है, जैसे अभी हम सिर्फ कुछ पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, जैसे सब्सक्रिप्शन हो गया, जनरल डोनेशन, एंट्रेंस फीस, जनरल ग्रांट्स, सेल ऑफ न्यूज़पेपर्स, सेल ऑफ ओल्ड यूज्ड पेपर्स, interest on investment, income from concert, receipts from show, dividends, rent received, interest received, miscellaneous receipts। ये सारी आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। कैपिटल रिसिप्ट्स में जैसे लाइफ मेंबरशिप फीस हो गई, सब्सक्रिप्शन फॉर स्पेसिफिक पर्पस हो गया, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस हो गया, ग्रांट्स हो गए स्पेसिफिक पर्पस के लिए, लीगेसी, एंडोनमेंट फंड, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल और रिसिप्ट्स है जो स्पेशल फंड्स के लिए आपने आई। सर ये बहुत सारे आइटम्स हो गए, इसमें तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे जो हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, मुझे पता है, बट धीरे धीरे जैसे हम चैप्टर आगे बढ़ाएंगे एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल मेरा पर्पस क्या है? सिर्फ आपको ये शो करना कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं। डेबिट साइड वी रिकॉर्ड ऑल द कैश रिसिप्ट्स एंड क्रेडिट साइड, अगर देखो हमारे पास आपने 11th क्लास में पढ़ा था कैश बुक में कैश का बैलेंस, कैश इन हैंड कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता, पर बैंक का बैलेंस क्रेडिट हो सकता है। तो इसलिए अगर आपका ओपनिंग बैलेंस ओवरड्राफ्ट में दिया हुआ है तो आप उसको क्रेडिट साइड लिख दोगे। उसके अलावा जितनी भी पेमेंट्स है जैसे सैलरी, रेंट, पोस्टेज, एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर्स, रिपेयर्स, ऑडिट फीस, मेंटेनेंस एक्सपेंस, इंश्योरेंस, सेक्रेटरी ऑनरेरियम, लेक्चरर ऑनरेरियम, म्युनिसिपल टैक्स, गार्डनिंग, प्राइज डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑफिस एक्सपेंस, एक्सपेंसेस ऑन शो, मिसलेनियस पेमेंट्स। कैपिटल पेमेंट्स में जैसे परचेज ऑफ असेट्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट, बुक, लोन रीपेमेंट, बिल्डिंग, ये सारी चीजें। अब डेबिट और क्रेडिट साइड का बैलेंस निकाल के आपके पास क्रेडिट साइड क्या आ जाएगा? क्लोजिंग कैश इन हैंड
एंड क्लोजिंग कैश एट बैंक। बाई चांस क्रेडिट साइड ज्यादा है और आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट आ रहा है तो हम उसको यहां पे लिख देंगे टू बैलेंस CD बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है आपका। ठीक है, अगर आपका क्लोजिंग बैंक ओवरड्राफ्ट है तो वो आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, कंफर्म। तो ये हमने रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ा कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। समरी ऑफ कैश बुक होता है। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस सिस्टम। कैश ट्रांजेक्शन ही आते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं आते। डेबिट साइड वी रिकॉर्ड ऑल कैश रिसिप्ट एंड क्रेडिट साइड वी रिकॉर्ड ऑल कैश पेमेंट्स। ये हमने पढ़ा। अब सेकंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। व्हाट इज मीनिंग बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? देखो, जैसे आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था जहां पे प्रॉफिट मोटिव होता है तो वहां हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस अर्न्ड बाय द बिजनेस। बिजनेस ने एक साल में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस लिया है, वो सारी चीजें हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए बनाते हैं। ठीक, बट जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते। इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वो क्या बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। होता बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है, बस नाम चेंज हो गया है। नाम क्या हो गया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर, समरी। अब यहां पे क्या पॉइंट है? इट इज प्रिपेयर्ड टू असर्टेन सरप्लस और डेफिसिट। ये सरप्लस और डेफिसिट को फाइंड आउट करने के लिए कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कितना सरप्लस आया, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से कितना सरप्लस आया और कितना डेफिसिट आया। अब सरप्लस का मीनिंग मैंने आपको बताया है। सरप्लस का मीनिंग क्या है? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। हमने यही मीनिंग पढ़ा है सरप्लस का। और डेफिसिट का मीनिंग क्या हो जाएगा? डेफिसिट का इसका रिवर्स हो जाएगा। डेफिसिट का हम मीनिंग लिख सकते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंसिस ओवर इनकम। क्लियर, कंफर्म। दूसरा, यहां पर सिर्फ और सिर्फ रिवेन्यू नेचर आइटम्स आते हैं। जो आपके कैपिटल नेचर आइटम्स है डेट गोज टू बैलेंस शीट। देखो, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक कैश अकाउंट की तरह है। वहां पर आपका चाहे वो कैपिटल नेचर हो चाहे रेवेन्यू नेचर हो, दोनों नेचर्स आते हैं। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ओनली रिवेन्यू नेचर आइटम। ये सिर्फ रिवेन्यू नेचर आइटम्स आते हैं। जितनी भी इनकम्स और गेन्स है जो आपके रिवेन्यू नेचर के है उसको हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, और जितने भी एक्सपेंसेस और लॉस है जो आपके रिवेन्यू नेचर के है उसको हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल का हमने रूल क्या पढ़ा था? डेबिट ऑल लॉस एंड एक्सपेंस। जितने भी एक्सपेंसेस है, जितने भी लॉस है उसको डेबिट करो। क्रेडिट ऑल गेन्स एंड रिवेन्यू। जितनी भी आपकी रिवेन्यू है उसको आप क्रेडिट करो। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो आल्सो रिकॉर्ड नॉन कैश एक्सपेंसेस। ये नॉन कैश एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड करता है। जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, यहां पे काउंट होगा। ठीक है, टू फाइंड आउट द करेक्ट ट्रू सरप्लस और डेफिसिट। ठीक है, क्लियर। इसके फीचर्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले इट इज नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। अभी मैंने आपको बताया कि नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है डेबिट ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस। जितने भी एक्सपेंसेस है, जितने भी लॉस है, हम उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। एंड क्रेडिट ऑल गेन एंड रिवेन्यू। जितनी भी रिवेन्यू है, जितने भी गेन्स है, आप उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करोगे। क्लियर। सेकंड, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस सिस्टम। अब ये एक्रूअल बेसिस सिस्टम क्या है? इनका रिसीव्ड एंड पेमेंट में हमने सीखा कैश बेसिस सिस्टम, यानी ट्रांजैक्शंस विच आर सेटल्ड इन कैश आर रिकॉर्डेड। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या है? इट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। ट्रांजैक्शंस
रिलेटेड टू करंट ईयर, ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू करंट पीरियड, जितने भी ट्रांजैक्शंस करंट पीरियड से रिलेटेड हो, वेदर दे सेटल्ड इन कैश, वेदर दे सेटल्ड इन कैश और नॉट, चाहे वो कैश में सेटल हुए हो या नहीं हुए हो, आर रिकॉर्डेड, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शंस विच आर रिलेटेड टू करंट पीरियड, करंट पीरियड से रिलेटेड हो। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि वी प्रिपेयर एक्रूअल बेसिस सिस्टम, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर को एक्रूअल बेसिस सिस्टम पे बनाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, जितनी भी एडजस्टमेंट्स है, जैसे आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, एक्रूड इनकम्स हो गया, या कोई भी नॉन कैश आइटम्स है जैसे डेप्रिसिएशंस हो गया, उन सब को हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, उन सब की हम प्रॉपर एडजस्टमेंट्स करते हैं। क्लियर? फिर यही थर्ड पॉइंट है कि इट रिकॉर्ड ओनली दोज इनकम एंड एक्सपेंस विच रिलेट टू करंट पीरियड, जो करंट पीरियड से रिलेट करे, वेदर दे पेड और नॉट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर का कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, इट डज नॉट हैव एनी ओपनिंग बैलेंस, कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। क्लोजिंग बैलेंस जो होता है इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ सरप्लस और डेफिसिट, जो क्लोजिंग बैलेंस है या तो वो सरप्लस आएगा या डेफिसिट आएगा। क्लियर है? और ये सरप्लस या डेफिसिट हम ट्रांसफर कर देते हैं टू द कैपिटल फंड। कहां पे ट्रांसफर कर दिया जाता है? कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। हाउ वी प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्या फॉर्मेट है, चलिए देखते हैं। देखिए, इट इज आल्सो प्रिपेयर्ड इन टी शेप फॉर्म, टी शेप फॉर्म में बनता है, और हमने पहले ही पढ़ा है कि इट इज नॉमिनल इन नेचर। तो डेबिट साइड वी रिकॉर्ड ऑल लॉस एंड एक्सपेंस, डेबिट साइड हम सारे लॉस और एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, एंड क्रेडिट साइड ऑल रिवेन्यू, जितनी भी आपकी रिवेन्यू है और गेन्स है, आप उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हो। तो अब इनकम कौन कौन से, ध्यान रखिएगा, रिवेन्यू नेचर की होनी चाहिए एंड रिलेटेड टू करंट पीरियड होने चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन से, जैसे सब्सक्रिप्शन हो गया, ग्रांट्स रिसीव्ड फॉर जनरल पर्पस हो गया, एंट्रेंस फीस विच आर नॉट कैपिटलाइज, ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे सारे पॉइंट्स। आप ये मत सोचिएगा सर बस पढ़ाई जा रही है, समझ में कुछ नहीं आ रहा। अभी जितना पढ़ा रहा हूं बच्चों उतना ध्यान से समझो, A to Z चीजें, सिंगल पॉइंट, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा चैप्टर के एंड तक। जनरल डोनेशन, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, डिविडेंड्स, कलेक्शन फॉर स्पेसिफिक शो, प्रॉफिट्स ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉकर रेंट, क्लॉक रूम रेंट, हॉल रेंट, रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ न्यूज़पेपर्स, मिसलेनियस इनकम, ये सारी इनकम जो रिवेन्यू नेचर की थी और विच आर रिलेटेड टू करंट पीरियड, हमने उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दिया। डेबिट साइड वी रिकॉर्ड ऑल द रिवेन्यू नेचर एक्सपेंस ऑफ द करंट नेचर, करंट ईयर, कंज्यूमेबल मटेरियल्स, ऑनरेरियम, salaries and wages, repairs, expenses, entertainment expense, printing, newspaper, postage, upkeep of loan, rent, municipal tax, insurance, loss on sale of fixed assets, depreciation, audit fees, miscellaneous expense। हमने डेबिट साइड सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर दिया। अब हमारे लिए पॉइंट क्या होगा? हमारे लिए पॉइंट होगा इफ क्रेडिट साइड, जो क्रेडिट साइड है इज मोर देन डेबिट साइड, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है तो एनपीओ जो है वो सरप्लस आएगा, एनपीओ का जो बैलेंस आएगा वो क्या आएगा? सरप्लस आएगा। और अगर डेबिट साइड, इफ डेबिट साइड यानी एक्सपेंस इज मोर देन इनकम, डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, तो एनपीओ जो सफर करेगा वो डेफिसिट आएगा। ठीक है, तो अगर आपकी क्रेडिट साइड बढ़ी है तो बैलेंस जो आएगा वो सरप्लस के नाम से आएगा, और अगर डेबिट साइड बढ़ी है तो बैलेंस जो आएगा आपका डेफिसिट के नाम से आएगा। सरप्लस आपका ऐड टू कैपिटल फंड, ये हम कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के अंदर। और जो डेफिसिट है डिडक्ट फ्रॉम
डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल फंड, ये कैपिटल फंड से माइनस कर दिया जाएगा। क्लियर? या तो आपका सरप्लस आएगा या डेफिसिट आएगा, इनमें से एक ही आइटम आएगा, दोनों आइटम नहीं आ सकते। तो आपने अब दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखी। पहली कौन सी? इनकम एंड, पहली रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो हमने पढ़ा कैश बुक की समरी है। डेबिट साइड वी रिकॉर्ड ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड क्रेडिट साइड वी रिकॉर्ड ऑल कैश पेमेंट्स। दूसरा हमने पढ़ा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या पढ़ा? नॉमिनल नेचर है, टू फाइंड आउट द सरप्लस और डेफिसिट। क्रेडिट साइड वी रिकॉर्ड ऑल इनकम्स, ऑल रेवेन्यू इनकम्स related to current period, और डेबिट साइड वी रिकॉर्ड ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू करंट ईयर। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो आपके लिए सरप्लस आता है, डेबिट साइड ज्यादा है तो आपको डेफिसिट होगा। क्लियर? कंफर्म? अब लास्ट पॉइंट, आपका लास्ट पॉइंट क्या है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बिल्कुल जैसे आपकी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बनती थी उसी तरीके से बैलेंस शीट आप यहां पे बनाओगे। बैलेंस शीट होता क्या है? बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ पर्टिकुलर डेट। किसी पर्टिकुलर डेट पे आपके एनपीओ की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, एनपीओ के पास कितने असेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है, वो सारी चीजें हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। बिल्कुल सेम मेथड है, कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे भी असेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल फंड आता है। इसका फॉर्मेट भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से बनेगा। लेफ्ट हैंड साइड जो होगी वो लाइबिलिटीज होगी, राइट हैंड साइड जो आपके लिए होगी वो असेट्स होगी। अगर हम लाइबिलिटीज में सबसे पहले कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस, सरप्लस को ऐड कर दिया जाएगा, डेफिसिट को माइनस कर दिया जाएगा, और जो भी लाइफ मेंबरशिप फीस है उसमें ऐड करके आउटर कॉलम में हम उसको लिख देंगे। जितनी भी डोनेशन हमें स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिली है ये हम आगे चैप्टर्स, आगे क्लास में आएगा हमारा फंड बेस्ड अकाउंटिंग, वहां पे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ओपनिंग बैलेंस डोनेशन का, उसमें जो डोनेशन आई, जो इंटरेस्ट आया, एक्सपेंसेस माइनस करके पॉइंट हमने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर? ये वाला पॉइंट अभी आपको क्लियर नहीं होगा, बट इस पॉइंट के लिए हमारी एक सेपरेट वीडियो आएगी, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग, वहां पे हम इसको प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे। फिर करंट लाइबिलिटीज जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट्स हो गया, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हो गया। आपके असेट्स का ओपनिंग बैलेंस, अगर आपने कोई असेट्स परचेज करे उसको ऐड कर देंगे, कोई असेट्स जिसकी बुक वैल्यू आपने बेची है तो उसकी बुक वैल्यू को माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करके आउटर कॉलम में। इन्वेस्टमेंट, करंट असेट्स जैसे कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एक्रूड इंटरेस्ट, प्रीपेड एक्सपेंस, स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल मटेरियल्स, जो आपके स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल वगैरह हो गए, वो सब चीजें यहाँ पर आ जाएगी। और अल्टीमेटली लाइबिलिटीज मस्ट बी इक्वल टू असेट्स। जैसे वहां पे था कि असेट्स का जो सम होता है वो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है, यहाँ पर भी असेट्स का जो टोटल होगा वो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल फंड के इक्वल होगा। क्लियर? तो आज आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसको हम, इसका क्या नेचर होता है, इसको हम कैसे बनाते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ध्यान में रखने होते हैं। इसी तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं, कैसे हम बनाते हैं, और बैलेंस शीट। अगर हम क्विक रिवीजन, तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के लिए हमने क्या सीखा? समरी ऑफ कैश बुक। Debit side we record all cash receipts and credit side we record all cash payments. It records both revenue nature and capital nature item. ठीक है? It is prepared on cash basis system. Income and expenditure account is similar like as profit and loss account. It is nominal account in nature. So debit side we record all the revenue nature expenses and revenue nature losses, whereas credit side we record all revenue incomes and revenue gains. Clear? और इसका जो बैलेंस होगा that is either in the form of surplus और deficit। और लास्ट हमने सीखी बैलेंस शीट, जिसमें हम लेफ्ट हैंड साइड अपने सारे लाइबिलिटीज को लिख देते हैं और राइट हैंड साइड हम अपने सारे असेट्स को लिख देते हैं। आज के लिए बस इतना ही।
नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशल आइटम्स, यानी कौन से आइटम कैपिटल नेचर होते हैं और कौन से आइटम आपके रिवेन्यू नेचर होते हैं। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पर जब तक आप आज की क्लास को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, अपने सारे नोट्स को दोबारा से वीडियो देखते हुए सारे नोट्स को बनाते हुए चलिए, सारे पॉइंट्स को नोट करिए, ताकि एग्जाम्स के टाइम पे आप अपने नोट्स से बहुत अच्छी क्विक रिवीजन ले सकें। क्लियर? जिन भी बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को फायदा मिल सके। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।